पढ़ेंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंब इमेज कैसे बनता है? तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो घटनाओं का होना अनिवार्य था, जो पहले की बताया जा चुका था। जो प्रतिबिंब बनने के लिए जो दो घटनाएं होती हैं, एक घटना था प्रकाश का परावर्तन, एक घटना था प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा घटना है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा घटना है, एक प्रकाश का परावर्तन हो गया और दूसरा घटना है प्रकाश का अवशोषण। इन दोनों घटनाओं का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है प्रतिबिंब बनने के लिए। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। मान लीजिए कोई ये चिकना सतह है, ये चिकना सतह, इस सतह से प्रकाश किरण टकराता है। टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यह हमारा कोई वस्तु है, यह हमारा वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु पर प्रकाश किरण टकराएगा, इस वस्तु पर प्रकाश किरण, ये प्रकाश यहां से जा रहा है, इस वस्तु पर टकराएगा, तो इस वस्तु पर दो घटनाएं कार्य करेगा। एक होगा प्रकाश का परावर्तन और एक होगा प्रकाश का अवशोषण। तो प्रकाश किरण जब वस्तु पर टकराती है तो इससे परावर्तन होगा, इस वस्तु से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलती हैं वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यह हमारा वस्तु है, ठीक है। वस्तु में हम पेड़ ले रहे हैं, यह हमारा एक पौधा है, ठीक है। अब किसी स्रोत से, यह हमारा एक स्रोत है, टार्च है, ठीक है। इस स्रोत से प्रकाश किरण निकलता है और यह प्रकाश किरण इस वस्तु पर टकराता है। प्रकाश किरण निकलता है स्रोत से और इस वस्तु पर टकराता है। टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा, टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये जो परावर्तित किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो परिभाषा कैसे हो जाएगा? परिभाषा देखिए ध्यान से, एक वस्तु है, ठीक है, और ये हमारा प्रकाश है। तो परिभाषा कैसे बनेंगे? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, या टकराती है, तो टकराने के बाद परावर्तन होता है। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या प्रतीत होती है, ठीक है। तो वह बिंदु ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि प्रकाश परावर्तन के बाद वह प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि मिलेंगी तो उसको हम, यदि वास्तव में मिलती है तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और यदि मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा भाग होगा आभासी प्रतिबिंब।
ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराता है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह बिंदु उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। जब ये प्रकाश किरण है किसी वस्तु पर पड़ा, इस वस्तु से पड़ा या इस वस्तु पर टकराया तो परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहां पर परावर्तन होगा टकराने के बाद। ठीक है। यदि अब ये परावर्तन हुआ तो परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसी बिंदु पर यदि वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है तो वह बिंदु ही इस वस्तु का क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। फिर से देख लीजिए, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ता है या जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराता है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी में क्या होता है? आभासी में प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं मिलता, इसमें क्या होगा? प्रतीत होगा। ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब का? वही, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराता है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। इसमें क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु ही उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में मिलेंगी परावर्तित किरणें, आभासी प्रतिबिंब में नहीं मिलेंगी, इसमें प्रतीत होंगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ठीक है। अब देख लीजिए अगला होगा वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है? कुछ इनके गुण हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में होता क्या है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव मिलती है। तो पहला क्या गुण होगा इसमें? जो परावर्तित किरणें होंगी, परावर्तित किरणें ये वास्तव में मिलेंगी। ठीक है। किसी बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी और इसमें क्या होगा? प्रतीत होगा। इसमें क्या होगा? प्रतीत होगा। इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब है ये किसी जगह पर मिल रही है तो इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जबकि आभासी प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते। ठीक है। ये पर्दे पर नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। ये वास्तविक प्रतिबिंब, परावर्तित किरणें जब वास्तव मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होती है परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा, नियमतः। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और ये क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तीन इनके गुण हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है दोस्तों। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए। मान लेते हैं कि हमारा एक समतल दर्पण है।
ये ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण है और ये हमारी कोई वस्तु है। ठीक है, अब वस्तु को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए वस्तु का जो निचला वाला सिरा होगा उसको ओ कहेंगे और जो ऊपरी वाला सिरा होगा उसको ओ डैश कहते हैं। अब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणों का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, कम से कम 2। यदि हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है किसी वस्तु का तो हमें कम से कम 2 परावर्तित किरणों का होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मार्कर है, इस मार्कर पर लाइट आ रही है, ठीक है, तो इस मार्कर से हजारों या असंख्य संख्या में प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों में जा रहा है, फिर हमारे आंख के द्वारा रिएक्ट कर यह प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है। ठीक है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए हमें कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता है। तो एक किरण हम मान लेते हैं, ये हमारा जा रहा है, ये हमारा एक किरण जा रहा है ऐसे, ये मान लीजिए ये। ठीक है, तो पहली प्रकाश किरण है, ये दर्पण में पड़ा तो इसको हम आपतित किरण कहेंगे, और ये जो दर्पण पर 90 अंश पर है, अभिलंब यानी लंबवत है, लंबवत है तो परावर्तन के पश्चात ये पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगा, पुनः अपने मार्ग में क्या वापस लौट जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण ऐसे चल रहा है और यहाँ पर इस पर टकराया। ठीक है, ये दूसरा, यह पहली आपतित किरण थी और यह दूसरी आपतित किरण है। अब ये टकरा कर आया तो यह पहली परावर्तित किरण। अब हमें पता है कि यह हमारा अभिलंब है, 90 डिग्री पर है, तो ये जितने अंश पर आया है उतने ही अंश पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यह पहली परावर्तित किरण और ये दूसरी परावर्तित। अच्छा देखिए दोस्तों, अगर दोनों परावर्तित किरणों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक परावर्तित किरण ये हमारी पहली वाली है और यह क्या है दूसरी वाली है, तो आगे बढ़ाने पर ये कहीं मिलेंगी, दूर हटेंगी ना। प्रतिबिंब कब बनता है, जब परावर्तित किरण आपस में मिलती है, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देख लीजिए, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और इसको बढ़ाएंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इस कंडीशन में हम पीछे देखते हैं। ठीक है, परावर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाकर देखते हैं कि ये कहीं पर मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक है, देख लीजिए ऐसे परावर्तित किरण पीछे मिला के ऐसे देखो जा रहा है ठीक है, ये हमारा ये पीछे चला गया ऐसे। ठीक, एक परावर्तित किरण ये हमारा है, यहां पर चला गया, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो, और एक हमारा क्या है ये। ठीक है, एक किरण अगर हम और लेते हैं तो मान लीजिए कि एक किरण ये हमारी तीसरी किरण जा रही है ऐसे। ठीक है, ये जितने अंश पर आया है ये भी अभिलंब की तरह जा रहा है, 90 अंश पर जा रहा है, ये जितने अंश पर आएगा उतने अंश पर चला जाएगा, क्योंकि ये अभिलंब है, जिस मार्ग पर जाएगा उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। तो इसको बढ़ाएंगे तो ये तो यहाँ पर तीनों मिल रहा है यहाँ पर, तो यहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये इसमें 3 किरण हम ले लिए। ठीक, तो एक किरण ये देख लीजिए, एक किरण ऐसे है, उसके नीचे से जा रहा है, आधार से जा रहा है, ये 90 अंश पर है, तो 90 अंश पर है, तो जितने अंश ये अभिलंब से होकर जाए, जिस मार्ग से जा रहा है उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। दूसरा किरण ये इस पर पड़ रहा है, जितने अंश पर आएगा उतने अंश पर वापस निकल गया। तीसरा किरण फिर 90 अंश पर जा रहा है, तो जैसे जाएगा वैसे वापस आएगा। और हम सभी परावर्तित किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर ये मिल रही है, तो यहीं पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं, तो ये हमारा आई हो जाएगा, ये वाला आई एस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ गुण भी होते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके गुण भी होते हैं। पहला गुण क्या होता है कि समतल दर्पण का अगर गुण के बाद
बारे में करें, अगर इसको फिर से समझना चाहते हो तो फिर से समझ लीजिए, देखिए ठीक है। तो सबसे पहले एक हमारा दर्पण होगा, ये दर्पण हम लोग बना लिए हैं, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, ठीक है। उसके बाद हमने एक वस्तु इसके सामने रख दी है, ये हमारा वस्तु है, वो और एस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसका आधार है, ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो एक किरण इसके समानांतर गई, ये मान लीजिए कि पहली किरण है, यह ऐसे मतलब 90 अंश पर पड़ रहा है, दर्पण पर 90 अंश पर पड़ रहा है। जब 90 अंश पर है तो ये जिस, ठीक है, जैसे आया है वैसे वापस लौट जाएगा उसी मार्ग में, ठीक है। इसमें कोई विचलन नहीं होगा, जैसे है वैसे वापस आ जाएगा मेरे मार्ग में। मान लीजिए कि यह पहली किरण है और दूसरी किरण मान लीजिए कि यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जितने अंश पर आएगा उतने अंश पर वापस लौट जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तब ये दो परावर्तित किरण है, एक बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, इनको पीछे बढ़ाते हैं, देखिए इसको यहाँ पर बढ़ा देंगे, इसको यहाँ पर बढ़ा देंगे, ऐसे पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। अब इमेज का कुछ इसका गुण भी होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब इसके क्या होते हैं, प्रतिबिंब का गुण होता है। तो अगर पहले गुण के बारे में बात करें तो पहला गुण क्या होता है, जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है दोनों बराबर होता है, ठीक है। यानी HO बराबर क्या होगा, HI। HO मतलब ये हमारा HO है और ये क्या है, HI। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये प्रतिबिंब की लंबाई किसके बराबर होगा, वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, पहला गुण। दूसरा गुण क्या होता है, ये सीधा है। देखो अगर दूसरे के बारे में बात करें तो यह आभासी किरणों द्वारा बन रहा है, ठीक है। किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, प्रतीत हो रही है, जो किरणें हैं वो वास्तव में नहीं मिल रही है, प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। क्योंकि किरणें क्या आ रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, प्रतीत हो रहा है। तो दूसरा क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी। और देखिए सीधा है, ठीक है, तो ये सीधा भी है, आभासी सीधा। तीसरा गुण क्या होता है, जो वस्तु की दूरी होती है ये, यानी प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब ये वस्तु से दर्पण की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में क्या होती है, बराबर, ठीक है। यानी u बराबर v। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दोनों आपस में बराबर होता है। 3 गुण होते हैं। तो पहला क्या गुण है, जो वस्तु की लंबाई होगी वह प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर हो गया, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, जो किरणें हैं वह वास्तव में नहीं मिल रही हैं, प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और ये यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होगा। 3 गुण होते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है वंदना जी, अभी सिंह, ठीक है, सोनी चौधरी, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ रहे हैं तब हम इसके आगे। ये हो गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण आरेख, पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का किरण आरेख एक ही साथ दोनों देख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा अगला टॉपिक, अवतल दर्पण, ठीक है, तथा उत्तल दर्पण का किरण आरेख। ठीक है,
किरण आ रही, ठीक है। तो पहला बात करते हैं अवतल दर्पण के लिए। मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये हमारा ध्रुव हो गया। और ये हमारा गोली दर्पण का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा वक्र केंद्र है और ये ध्रुव है, तो इससे होकर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो पहला नियम क्या होता है? ध्यान से देखिए। अगर पहले नियम की बात करें तो पहला नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर पहला नियम क्या कहता है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, ठीक है। ये पहला नियम, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर निकल जाती है। पहला नियम क्या है? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। यह पहला नियम। दूसरा नियम का बात करें, ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ये दूसरा देख लीजिए। जब प्रकाश किरण कहां से होकर जा रही है? मुख्य अक्ष से होकर जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तीसरा नियम क्या है? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, क्योंकि यह अविलंबवत होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो वह जैसे जाएगा वैसे वापस लौट जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा नियम था। अगर चौथे नियम की बात करें, यदि प्रकाश किरण कहां से जा रही है? ध्रुव से जा रही है। चौथा नियम ध्रुव पर पड़ती है। प्रकाश किरण किस पर पड़ी है? ध्रुव पर, पोल पर। तो ये जितने यानी मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश पर आई है उतने अंश पर वापस निकल जाए, ये चौथा नियम। तो चार नियम होते हैं अवतल दर्पण का किरण आलेखन का। चार नियम होते हैं। पहला नियम ये है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर निकल जा रही है। और जस्ट इसी का उल्टा क्या है? यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। तीसरा नियम क्या है? यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। चौथा नियम क्या है? यदि प्रकाश किरण ध्रुव पर पड़ता है तो मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश पर आया है, जितने कोण पर आया है उतने ही कोण पर वापस लौट जाएगा। ये चार नियम है अवतल दर्पण का किरण आलेखन का। अब उत्तल की बात, तो उत्तल दर्पण क्या होता है? यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग में कलई किया गया, गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग में कलई किया गया हो, ये हमारा परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही रहेगा। ये द्वारक M1 और द्वारक बन जाएगा ये हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा? वक्रता केंद्र रहेगा ऐसे। ये हमारा क्या रहेगा? वक्रता केंद्र, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो रहता है उसको फोकस करते हैं, मध्य बिंदु हमारा फोकस है, ठीक है। तो पहला नियम क्या होगा? देख लीजिए। इसमें पहला क्या है? वही जो यहां से स्टार्ट किए। पहला क्या रहेगा? यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, क्योंकि ये कलई किया गया प्रकाश किरण इसको पार तो कर नहीं इसमें क्या रहेगा? नियम क्या है? ये मुख्य
जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये जाती हुई प्रतीत होती है। जैसे देख लीजिए, ये मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस कंडीशन में परावर्तन के पश्चात वो यही से क्या लगे, यही से मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाए। ये मुख्य अक्ष के क्या निकल समानांतर, ये पहला। ठीक है, पहला नियम क्या है, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। दूसरा नियम क्या है, यदि समानांतर जाती है, जैसे ये हमारा है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती है, ये हमारा बीच वाला मुख्य अक्ष है। तो दूसरा नियम क्या कहते हैं, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये फोकस से होकर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है, ऐसे। ठीक है, ये दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, फिर से देख लीजिए, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात हमें मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तीसरा नियम क्या होता है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर पड़ती है या यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के ओर आती हुई प्रतीत होती है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे प्रकाश किरण है, प्रतीत हो रहा है कि यह वक्रता केंद्र की ओर आ रहा है। ठीक है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। 3 गुण होते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए, पहला नियम क्या है, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। दूसरा नियम क्या है, यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होता है तो वह क्या करेगा, मुख्य फोकस से होकर आती ही प्रतीत होती है। ठीक है, तीसरा नियम, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या क्या कंडीशन होंगे, देखिए। अगर आगे बात करें तो क्या होगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कितने कंडीशन होते हैं, जैसे देख लीजिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना रहे हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। गोली दर्पण का वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और ये जो दबा हुआ भाग है तो परावर्तक तल के मध्य को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा क्या है, एफ है। ये इसमें देखिए कितने कंडीशन बनते हैं, कंडीशन को देखकर आगे चलेंगे हम लोग, कितने कंडीशन बनते हैं ये। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण बन गया। ये इसके द्वारक है M1 और M2, परावर्तक तल के व्यास को हम द्वारक कहते हैं। तो हमारा ये अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहला देखिए कंडीशन क्या होगा, पहला, क्योंकि दर्पण हम लोग का छोटा ही रहता है, अगर कोई वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है या 100 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, इस दर्पण के लिए वो वस्तु पर अनंत। ठीक है, इस दर्पण के लिए, क्योंकि इसका जो होता है व्यास छोटा होता है, इसका जो वक्रता त्रिज्या छोटा है, तो इस दर्पण के लिए या जो अवतल दर्पण के लिए वह वस्तु कहाँ पर प्रतीत होगा, अनंत पर, बहुत दूर प्रतीत होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन यही है कि वस्तु कहाँ पर रहता है, अनंत पर।
ठीक है, पहला कंडीशन यही बनता है कि जब वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर। अब अनंत मतलब क्या होता है कि 60-70 सेंटीमीटर दूरी पर रहेगा तो हम उसको अनंत कर देते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि बहुत दूर, नहीं, अनंत मतलब क्योंकि ये दर्पण के सापेक्ष में वह दूरी ज्यादा है, क्योंकि इसका जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है दर्पण का छोटा होगा, तो कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर दूरी रहेगी तो इस दर्पण के लिए वह वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या बनता है, जब वस्तु कहां पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन बनता है। तो वस्तु को हम दर्शाते हैं ओ और ओ डैश से, तो पहला कंडीशन कहां बना, जब वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर होगा। पहला कंडीशन, ये पहला केस बन गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वस्तु को पास लाते हैं धीरे धीरे। अगर आप बात करें, जब वस्तु अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जो प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज यहां पर बनेगा, ये पहला है। ठीक है, इसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पर, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के बराबर बनेगा। उसके बाद अगर बात करें हम, अब वस्तु को हम धीरे धीरे पास लाएंगे दर्पण के, तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या तो इसको हम कहते हैं सी से परे। ठीक है, जो वस्तु कहां पर रहेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, तो ये हमारा दूसरा केस बनता है। वस्तु कहां पर रहेगा, ये दूसरा केस। पहले यहां था हमारा ऑब्जेक्ट, अब यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब यह प्रतिबिंब दूर हटेगा। जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे, अवतल दर्पण के पास लाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब अब इससे दूर हटेगा दर्पण से। तो पहला फोकस पर बना, तो दूसरा केस कहां पर बनेगा, अब इसके बीच में बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर बनेगा। पहला ये था, दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा केस। ये पहला केस था, ये क्या था, दूसरा केस। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, दूसरा केस। तीसरा केस के बारे में बात करें, अब बीच में ले लिए हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले लिए हैं, तो बचेगा क्या, वक्रता केंद्र। तो तीसरा केस यही हो जाएगा, जब वस्तु कहां पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा, तो ये हमारा थर्ड केस हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बीच में प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब इसी के नीचे बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये तीसरा केस है। तीसरा केस ये प्रतिबिंब का है, ऊपर वाला हम वस्तु को रख रहे हैं और नीचे वाला इधर प्रतिबिंब दूर हट रहा है। ठीक है, उसके बाद चौथा केस बनेगा क्या, जब वक्रता केंद्र, जब वस्तु कहां पर रहेगा, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रहेगा। अब मान लीजिए कि वस्तु यहां पर है, चौथा केस। तो इस कंडीशन में अब सी पर बन चुका है, अब सी और अनंत के बीच में बन जाएगा, यहां पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा चौथा कंडीशन में, फोर्थ। ठीक है, पांचवा कंडीशन क्या बनेगा, जब वस्तु कहां पर होता है, फोकस पर। जब वस्तु कहां पर रखेंगे, वस्तु को हम ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पर, तो फोकस पर, और हमें पता है जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। अब हम वस्तु को फोकस पर रख दिए हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इस कंडीशन में कहां हो जाएगा, हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये हमारा पांचवा कंडीशन है। ठीक है, ये हमारा क्या था, पांचवा। छठवां कंडीशन क्या होता है, ये छठवां कंडीशन, जब हम वस्तु को कहां रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, यहां पर रखते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, इधर बनता, आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। अभी तक जितने भी प्रतिबिंब बने थे 1 to 5 केस तक, इसमें जो प्रतिबिंब थे वास्तविक थे और उल्टा थे। ठीक है, 1 से 5 तक प्रतिबिंब क्या थे, वास्तविक थे और उल्टा थे। अच्छा, वास्तविक क्यों, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेंगी, अभी बताएंगे पूरा। इसमें वास्तविक बनेगा और उल्टा, और आखिरी कंडीशन में इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और ये हमें प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा, आभासी, और क्या हो जाएगा, सीधा। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का ये 6 नियम है। कितने नियम है, 6। ठीक है, तो अब एक एक करके सारे नियम को देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा। दूसरा नियम क्या होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा।
तीसरा नियम क्या होगा, यानी तीसरे में हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथे में हम कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। पांचवें में हम फोकस पर रख रहे हैं। छठवें में कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, ये हमारा वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पर हो, ये हमारी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट ओ और ओडेस। तो जब अनंत पर वस्तु होती है तो क्योंकि वस्तु बहुत ज्यादा दूर है तो इससे जो प्रकाश किरणें चलेंगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर ही लिया जाता है। ठीक है, या समानांतर ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है तो जो प्रकाश किरण होगी वह लगभग मुख्य अक्ष के क्या होगी, समानांतर ही होती है। तो मान लीजिए कि दो किरण है, ठीक है, दो किरण, एक किरण ऊपर से चला ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर। अब हमें नियम पता है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर निकल गया ये। ठीक है, दूसरा मान लीजिए कि यहां से जा रहा है, ये भी मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है। अब ये दर्पण पर टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात देखो, और हमें पता है कि प्रतिबिंब हमेशा या वास्तव में मिलेंगे तब बनेगा या तो प्रतीत होगा। तो देखिए, तो पहली परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। तो दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस पर मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर। तो नेचर के बारे में पहला हम स्थान बनाते हैं, कहां बनता है, स्थान बताते हैं, प्लेस। तो स्थान कहां पर होगा, लोकेशन कहां पर होगा, मुख्य फोकस पर। ठीक है, स्थान कहां पर हो जाएगा, एफ पर। ठीक है, दूसरा आकार बताएंगे। तो इसका आकार क्या होता है, बिंदु के बराबर। देखो ये छोटा सा बन रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, बिंदु के बराबर, पॉइंट साइज बिंदु के बराबर। ठीक है, और अगर बताएं उल्टा सीधा वास्तविक बनेगा। इसका प्रकृति के बारे में बात करें, प्रकृति क्या हो जाएगी उसकी, ये बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनता है, उल्टा वास्तविक और क्या बनेगा, उल्टा। ये सब है। ठीक है, स्थान मुख्य फोकस पर, आकार बिंदु के बराबर और उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा। किसका, इमेज का, इमेज प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा। ये प्रतिबिंब की है, प्रतिबिंब के बारे में ये जानकारी है। पहला क्या रहेगा, स्थान एफ पर, आकार बिंदु के बराबर, प्रकृति वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब वास्तविक और उल्टा आगे क्लियर होगा इसमें। अच्छा, ये हो गया। तो अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा और कहां पर रहेगा, अनंत और सी के बीच, सी के बीच में होगा। जल्दी से देख लीजिए इसका क्या होता है। ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है, ये अनंत है मान लीजिए, और यहीं पर हमारी वस्तु है। ठीक है, ओ और ओ डैश हमारा वस्तु है। तो पहला, अब वो 4 नियम था जो बताया था किरण आरेख का, 4 नियम, उसमें से किसी भी 2 नियम को लगा देंगे, आराम से बन जाएगा हम लोगों का। तो ठीक है, तो पहला हम क्या ले रहे हैं, तो पहला किरण हम ले रहे हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। ये पहला किरण है, यह दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है
तो कहां से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। तो ये हम लोगों का ये फोकस से होकर जा रहा है। अब दूसरा क्या करें? हम फोकस से ही ले लेते हैं। दूसरा किरण क्या है? यह पहली हमारी परावर्तित किरण है, दूसरा किरण जा रहा है फोकस से। दूसरा किरण कहां से जा रहा है? फोकस से। अब ये फोकस से जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। ये समानांतर हो जाएगा। ये हमारा आई है और यह आई डैश। एक किरण जा रही है ऐसे, जैसे गई वैसे वापस आ जाएगी, तो ये हमारा आई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आई डैश। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ये पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से हो गई। दूसरा, यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दोनों परावर्तित किरण देखिए, एक पहला परावर्तित किरण यह है और दूसरा परावर्तित किरण यह है। दोनों परावर्तित किरणें यहीं पर मिल रही हैं, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये है प्रतिबिंब, इमेज, ये आई और आई डैश। अच्छा, स्थान क्या है? स्थान में दिखाई दे रहा है सी और एफ के बीच में। सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसका स्थान हो गया। और दूसरा क्या बात करें? आकार। देखिए यह इतना बड़ा है, यह छोटा है, तो आकार क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा। आकार में क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद प्रकृति क्या होगी? प्रकृति के बारे में बात करेंगे। ये देखो, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। और हमें दिखाई दे रहा है कि वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, उल्टा, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये दूसरा नियम था। दूसरा नियम क्या था? जब वस्तु कहां पर रहेगा? अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? स्थान सी और एफ के बीच में, आकार वस्तु से छोटा और प्रकृति वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ठीक है दोस्तों, अब आगे तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, यहां पर होगा वस्तु, तो उसका कैसा होगा देख लेते हैं अभी। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारी वस्तु है, ये ओ और ओ डैश हमारा वस्तु है। तो पहला प्रकाश किरण क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर है। वहीं पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? ये मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये फोकस से होकर निकल जाएगा, पहला हो गया। दूसरा हम कहां से ले लें? दूसरा हम ले लेते हैं फोकस से। यह फोकस पर जा रहा है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। देख लीजिए, और दोनों परावर्तित किरणें देखो, पहला यहां से टकराया, आपतित हुआ, परावर्तित हुआ, ये एक किरण है परावर्तित हो रही है। ठीक है, ये, और दूसरा ये फोकस से होकर जा रहा है, फिर परावर्तित, ये, और दोनों परावर्तित किरणें यहीं पे मिल रहा है, तो ये हमारा आई हो जाएगा। और ये हमारा आई डैश, और ये वाला क्या हो जाएगा? आई। एक किरण ऐसे जा रहा है, लंबवत है, जिस मार्ग में जाए उसी मार्ग में वापस आ गया, तो यहीं पर हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और हमें साफ ही दिखाई दे रहा है क्या क्या इसमें है। देखो, स्थान पता है कहाँ? सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। स्थान क्या होगा इसका? वक्रता केंद्र पर। आकार देखिए, दोनों का आकार सेम है। ठीक है, आकार क्या रहेगा? वस्तु के बराबर। आकार क्या रहेगा? वस्तु के बराबर। ये प्रतिबिंब के बारे में जानकारी है। ठीक है, सी पर वस्तु के बराबर। ठीक है, उसके बाद प्रकृति। अब देखो, परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है यहां पर, तो वास्तविक हो जाएगा। और उल्टा दिखाई दे रहा है, वस्तु ऐसे है और ये उल्टा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है दोस्तों, अगला केस के बारे में बात करते हैं। ये हम लोगों का तीसरा केस था। तीसरा केस था क्या? जब वस्तु कहां पर होगा? सी पर।
ये तीसरा केस था जब वस्तु किस पर था, सी पर था, जब वस्तु कहां पर था, सी पर, तीसरा केस था। अब चौथा केस का क्या बनेगा, जब वस्तु कहां कहां पर रहेगा, सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो चौथा केस हम लोगों का क्या है, देख लीजिए जल्दी से। चौथा केस बनता है, चौथा जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। तो देखो क्या होगा, ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है, एफ है। अब यहां पर हमने वस्तु को रख दिया O और O डैश, तो पहला क्या हो जाएगा, वही पहला प्रकाश किरण हम क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे। यह किरण हमारी क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, तो यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से। तो यह किरण फोकस से होकर निकल गया, पहला परावर्तित किरण मिल गया। दूसरा कहां से ले, हम फोकस से ले लेते हैं, तो दूसरा किरण कहां से होकर जा रहा है, फोकस से, ऐसे फोकस से। ये दूसरा किरण हम कहां से ले रहे हैं, फोकस से ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसे, ये फोकस से ले लिए, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमारा क्या, दोनों परावर्तित किरण देखो यहीं पर मिल रही है। पहली परावर्तित किरण यहाँ देखो इस पर टकराया और वापस आया, तो यह परावर्तित किरण है, और दूसरा देखो ये फोकस से होकर जा रहा है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा है, तो दोनों परावर्तित किरण यहीं पे मिल रहा है, तो ये हमारा आई हो जाएगा, और ये हमारा आई डैश हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आई। ये केस नंबर 4 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, स्थान क्या हो जाएगा, सी और ये हमारा अनंत है, स्थान क्या हो जाएगा, अनंत और सी के बीच में। स्थान क्या हो जाएगा, अनंत और सी के बीच में, या सी और अनंत के बीच में, अनंत के बीच में। आकार देखो दिखाई दे रहा है, वस्तु इतना है, ये वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या, उल्टा। वास्तविक क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण वास्तव मिल रही है, उल्टा हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो है यह मुख्य अक्ष के ऊपर है और यह मुख्य अक्ष के नीचे, इसका प्रतिबिंब है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा केस क्या होगा, जब वस्तु कहां पर होगा, एफ पर होगा। ठीक है, तो पांचवा कंडीशन भी देख लेते हैं। पांचवा केस क्या बन जाएगा, जब वस्तु कहां पर रहेगा, यहां पर। जब वस्तु F पर हो, ठीक है, F मतलब फोकस पर, ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या हो जाएगा, F। यहीं पर हमारा वस्तु O और O डैश। ठीक है, तो वही हम करेंगे जो करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, पहला किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिए, यह मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा किरण हम कहां से ले रहे हैं, मान लेते हैं हम कि यह ध्रुव पर जा रहा है। दूसरा किरण कहां पर जा रहा है, ये ध्रुव पर जा रहा है, तो ये मुख्य अक्ष के साथ जितने कोण पर आया है उतने ही कोण पर वापस लौट जाएगा। अब देखो दोनों परावर्तित किरणें कहीं मिल रही है। देखो पहला परावर्तित किरण यह है, ऐसे जा रहा है, और दूसरा परावर्तित किरण ये है, तो इनको आगे बढ़ाने पर कहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं, समानांतर हमें दिखाई दे रही है। तो जब समानांतर है तो ये आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलेंगी। तो पीछे भी देख लेते हैं, देखो पीछे भी ये क्या हो रही है, समानांतर ही है, तो पीछे भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह किरण कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। ये किरण मान लेते हैं कि यह किरण अनंत पर मिलेंगी। ये किरण कहां पर मिलेंगी, अनंत पर, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखिए क्या क्या इसका होता है। स्थान हमने क्या बताया, स्थान क्या हो जाएगा, अनंत पर। ठीक है, क्योंकि ना तो आगे मिलाने बढ़ रही है ना तो पीछे, तो अनंत पर बनेगा।
तो क्या हो जाएगा, अनंत पर। और हमें पता है जब वस्तु पर था तो फोकस में बन रहा था, ठीक उसी का रिवर्स हो जाएगा ये, वस्तु फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा लिख दे, वस्तु से बहुत बड़ा। प्रकृति वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, क्यों, क्योंकि ये पीछे बढ़ाने पर भी नहीं मिल रही है, ना तो आगे बढ़ाने पर ना तो पीछे बढ़ाने पर। तो हम मान लेते हैं कि आगे कहीं पर जाकर मिलेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है दोस्तों। अब छठवां कंडीशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से हमेशा आता है, ठीक है। तो छठवां कंडीशन क्या है, जब वस्तु F पर रहेगा, F और थोड़ा ठीक ठाक से छठवां कंडीशन बता दे रहे हो। तो छठवां कंडीशन क्या हो जाएगा, जब वस्तु F और P के बीच में, P मतलब ध्रुव, जब वस्तु F और P के बीच में हो, तो देख लीजिए ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण, इसका ये M1 है और ये क्या है, M2 है। इसका मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ये हमारा C है, ये हमारा F है, और यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, ये हमारा O है और ये क्या है, O डैश है, ठीक है। तो पहला हम क्या ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो करते आ रहे हैं। तो पहला किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है ये, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर निकल जाएगा। पहला हो गया, पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाएगा। दूसरा हम लेते हैं ध्रुव से, दूसरा किरण कहां पर जा रहा है, ध्रुव की ओर जा रहा है, ये आपतित किरण, तो ये जितने अंश पर आया है उतने अंश पर वापस लौट जाएगा, ठीक है। ये ऐसे दूसरा किरण कहां पर आएगा, ध्रुव पर जा रहा है, ये पहला किरण ये हो गया, टकराया, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से तो निकल गया। दूसरा कहां पर ले रहे हैं, ध्रुव पर, ये हमारा ध्रुव है, जितने अंश पर आया है उतने अंश पर वापस लौट जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखो क्या होता है, परावर्तित किरणों को आगे बढ़ा रहे तो ये फैल रही है, देखो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या कर रही है, फैल रही है, यानी ये आगे जाएंगे तो और फैलती ही जाएंगी, मिलेंगी नहीं। अब प्रतिबिंब कब बनेगा, जब मिलेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो हम आगे बढ़ाने पर देखो हमें प्रतीत हो रहा है या हमें लग रहा है कि यह फैल रही है, ठीक है, इसलिए इनको पीछे बढ़ाकर देख रहे हैं, ठीक है। देखो तो पहला परावर्तित किरण ये है, पीछे बढ़ा दिए ऐसे डॉटेड लाइन से, और ये तो पीछे बढ़ाने पर देखो यहां पर मिल रही है, ठीक है, पीछे बढ़ाने पर यहां पर मिल रही है, तो ये हमारा आई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, आई डैश बन जाएगा, ठीक, ये प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब के बारे में हमें क्या क्या जानकारी है, इमेज के बारे में, पहला स्थान देखो, स्थान ये दर्पण है, दर्पण के सामने नहीं बन रहा है, पीछे, दर्पण के पीछे, तो स्थान क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे, स्थान क्लियर। दूसरा आकार के बारे में बात करते थे, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, देखो वस्तु छोटा है, बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, ये वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो आकार में क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। तीसरा बात करते थे प्रकृति के बारे में, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी। अब देखो यहां पर किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रतीत होती हैं तो क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आभासी, ठीक है। और देखो वस्तु ऐसे रखा गया है, ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, यानी क्या बन रहा है, सीधा। ये छठवां कंडीशन था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला देख लीजिए, वस्तु इसके बीच में है, ये मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है वस्तु,
तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल गई, दूसरी किरण ध्रुव की ओर जा रही है, तो जितने अंश पर आई उतने अंश पर वापस, दोनों बराबर हैं। अब परावर्तित किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो वे फैलती ही जाएंगे, कहीं पर नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आई हो जाएगा और ये वाला आई डैश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अब कल आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के बारे में इसके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।